हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरिंदर तिवारी और आप देख रहे हैं बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, अभी हम अपने करंट अफेयर्स एपिसोड के अंतर्गत कवर करने वाले हैं एल नीनो। काफी इंपॉर्टेंट है, सामान्य ज्योग्राफी के लिहाज से तो इंपॉर्टेंट है ही, क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है, साथ में आजकल यह बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, तो करंट अफेयर्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। प्री में जहां पे फैक्चुअल क्वेश्चन एल नीनो के मैकेनिज्म पे पूछे जा सकते हैं या एनालिटिकल पूछे जा सकते हैं, वहीं मेंस पे एल नीनो का भारतीय अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, कुप्रभाव पड़ता है, उसके अध्ययन के बारे में, उसके परीक्षण के बारे में क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माई चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चर्चा में क्यों बना हुआ है, इससे लेके न्यूज क्या है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 2023 के लिए सामान्य मानसून का अनुमान लगाया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो बारिश का अनुमान है इस साल वो दीर्घकालिक औसत वर्षा का 96% ही है। साथ में इन्होंने यह भी कहा है कि 2023 जो है एल नीनो का वर्ष है। यदि कुल जमा देखें, कुल मिला जुला कर ये क्या कहना चाहते हैं कि बारिश जो है 2023 में काफी कम होने वाली है। ठीक है, तो देखिए ये अपने आप में ये न्यूज में क्यों बना हुआ है मैंने आपको बता दिया। अब यहां से जो टेबल ऑफ कंटेंट है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए वो क्या है। सबसे पहला एल नीनो। एल नीनो सामान्यतः बच्चे जो है बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत ही मैं सिंप्लीफाइड करके आज के वीडियो लेक्चर में मैं बताने वाला हूं। और यदि आपने ढंग से उसे देख लिया तो इसके बाद जो है एल नीनो का मैकेनिज्म आप भूलोगे नहीं आजीवन। इसके साथ साथ ये भारतीय मानसून प्रणाली को किस तरीके से प्रभावित करता है, को प्रभावित करता है, और इसके साथ इसका क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है, इसका केस स्टडी देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। साथ में जलवायु परिवर्तन में आजकल कहा गया है कि आने वाले समय में जो एल नीनो की फ्रीक्वेंसी है नॉर्मली 2 से 7 साल के बीच होता है। कोई ऐसा कोई एकदम फिक्स नहीं है, बट ऐसा अनुमानता ऐसा देखा गया है कि 2 से 7 साल में एल नीनो का साल जो होता है ये वेरिएशन होता है इतने वर्ष में। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन एक है, तो दोनों मिलकर कितना कैटास्ट्रॉफिक जो है प्रभाव डालने वाले हैं मानव जीवन पे, इसका हम अध्ययन करेंगे, इसमें बताया गया है। साथ में इसका बिहार पे क्या प्रभाव पड़ेगा तो ये भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं एल नीनो के बारे में और उसके आगे के चरणों के बारे में जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है। देखिए, डिटेल में जाने से पहले मैं थोड़ा सा अपना प्रचार कर दूं। यदि आप 69 बीपीएससी के लिए सीरियस है, 69 बीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वी हैव स्टार्टेड अचीवर बैच फॉर 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। मात्र 2499 रुपए में वी आर कवरिंग ऑल पार्ट ऑफ जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकंड पेपर लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, डेटा इंटरप्रिटेशन, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं इसमें। और साथ में इसमें जो है 100+ टॉपिक एसए का कवर किया जाएगा और रिलेवेंसी के अनुसार इसमें करंट का इनपुट होगा। करंट हमारा मेन यूएसपी है और इस करंट का जो स्रोत है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट, पीआईबी या अन गवर्नमेंट की वेबसाइट, हम इसमें करंट का इनपुट डालेंगे। इसमें वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी है और वी आर कवरिंग ऑल दिस टॉपिक थ्रू वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ नोट्स। इफ यू वांट टू ज्वाइन अस देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन 97 170 58 805, 98 10 63 8805। इन दोनों नंबर में किसी पर भी कॉल करके, मिस कॉल करके आप हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब आ जाते हैं एल नीनो पे। इनसो एल नीनो फेनोमेना या इनसो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे पहले बिफोर स्टार्टिंग अबाउट एल नीनो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस डायग्राम से आप सब लोग जो है वाकिफ होंगे। मैं संधान एम बैच जो हमारा प्रीलिम्स में चल रहा है मैं उसमें बताया था। प्रेशर बेल्ट का कुछ कॉन्सेप्ट है, यहां पे मैं आपको बता दूंगा। देखिए ये जो है 0 डिग्री इक्वेटर है, ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, आप सबको पता होगा। इससे ठीक उत्तर में, उत्तरी अक्षांश पे यदि देखा जाए तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो है ये कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री साउथ में जो है इसका 23.5 डिग्री साउथ में जो है मकर रेखा है। आप ये देखते होंगे ये जो इक्वेटोरियल जोन है, दैट मीन्स जो इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, इससे ही कुछ यूं मिला लिया जाए, मैं कंट्रास्ट यहाँ पे कर दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी होए। तो 10 डिग्री नॉर्थ
और 10 डिग्री साउथ, इसको क्या बोलते हैं, 10 से 15 वेरिएशन होते रहता है, इक्वेटोरियल जोन है। यहाँ पे सूरज की किरणें बहुत ही सीधी पड़ती हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे, और तो इस वजह से संसर्ग में आने वाली हवाएं जो है गर्म होके हल्की हो जाती हैं और ऊपर उठती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर जोन जो है क्रिएट होता है, और ये हवाएं ऊपर उठती हैं, विक्षेपित होती हैं, संघनन होता है, वर्षा होती है। विक्षेपण के बाद जो है 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच, जिसे अश्व अक्षांश बोलते हैं, यहाँ पे गिरती हैं इधर, ठीक है। और गिरती हैं तो यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट जो है, हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। अब नेचुरल फेनोमेना है, आपको पता होगा, साइंस में आपने पढ़ रखा होगा, विभवांतर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धाराओं का प्रवाह होता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर की तरफ जो है हवाएं चलती हैं, हाई लो प्रेशर जोन को फिल करने के लिए, ठीक है। और हवाओं का मूवमेंट जो है कुछ नॉर्थ, यदि देखें उत्तरी गोलार्ध में तो ऐसे होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है ऐसे होता है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रेड विंड्स, चाहे उत्तरी गोलार्ध की या दक्षिणी गोलार्ध की देखें, तो ये आपस में आके ये इक्वेटोरियल जोन में कन्वर्ज हो जाती हैं, इनका अभिसरण हो जाता है। तो इस अभिसरण को बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इतनी बात आपने समझ लिया। अब इसकी स्थिति जो है, जो यहाँ पे है 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच, ये सूरज की स्थिति जब उत्तरायण होती है तो उत्तर की तरफ खिसकता है, दक्षिणायन होती है तो दक्षिण की तरफ खिसकता है। ये फेनोमेना नॉर्मल फेनोमेना है। नॉर्मली प्रीलिम्स में कहीं भी आपने कोचिंग कर रखा होगा, पढ़ रहे होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इससे कैसे बारिश वगैरह होती है, और एल नीनो के साल में जो है कैसे ये डिस्टर्ब होता है। तो आपने देखा कि कैसे ट्रेड विंड्स जो है इधर से आपके वेस्ट से लेके ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूवमेंट करती हैं, ठीक है। ये बात आपने समझ लिया। जब ट्रेड विंड का मूवमेंट आपने देखा होगा ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ये अपने साथ क्या करती हैं, यहाँ का जो गर्म वाटर है, मतलब इक्वेटोरियल जोन का, ये खिसका के यहाँ पे इसको पुल करते करते पुश करते करते यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पास लाके ये पैसिफिक ओशन में हो रहा है। ये सारा फेनोमेना ध्यान में रखिएगा, प्रशांत महासागरीय ये फेनोमेना है, ध्यान में रखना माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पास जो है सारा गर्म पानी ले आके यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं। तो जब गर्म पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हवाएं जो संसर्ग में आती हैं यहाँ पे ऊपर उठेंगी, मतलब मॉइस्चर ग्रहण करेंगी, ऊपर उठेंगी, ठंडी होंगी, कंडेंसेशन होगा, बारिश होगी, ठीक है। बारिश होने के बाद ये हवाएं जो है भारी होके विक्षेपित होके फिर जाके यहाँ पे पेरू के तट पे ये गिरती हैं, और ये मतलब ये पेरू का तट है, तो यहाँ पे क्रिएट होता है आपका हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब लो प्रेशर है तो यहाँ पे आपने देखा वेट सीजन है, यहाँ पे इसे एल नीनो मत समझ लेना, ये एल नीनो का फेनोमेना नहीं है, ये नॉर्मल सिचुएशन है। नॉर्मल सिचुएशन में कैसे ये वॉकर सर्कुलेशन होता है, इसका नाम वॉकर सर्कुलेशन दिया गया है। कैसे यहाँ पे ट्रेड विंड्स जो है इसको गर्म पानी को यहाँ पे पुश करके ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पास यहाँ पे द्वीप जो है ऐसे बाहें फैलाए रहते हैं, या के यहाँ पे इकट्ठा करती है, हवा गर्म होती है, ऊपर उठती है, संघनन होता है, ठंडा होने के बाद बारिश होती है, और ये फिर आके विक्षेपित होकर यहाँ पे पेरू के तट पे गिरती हैं। तो यहां पे होता है हाई प्रेशर जोन, यहां पे होता है लो प्रेशर जोन, ये होता है वार्म एरिया, ठीक है, ये गर्म इलाका है, और ये क्या होता है, कोल्ड रीजन, कोल्ड इलाका है, ठीक है। यहां पे पेरू की ठंडी धारा बहती है। अब देखिए यहां पे हुआ क्या, जब यहां से पानी डिस्प्लेस करता है ना, डिस्प्लेस करता है, पुश करता है, इसको ट्रेड विंड्स पुश करता है, तो यहां पे लो मतलब पानी खाली होता है, तो नीचे से अपवेलिंग होती है इसको फिल करने के लिए स्तर को, और ये अपवेलिंग इस तरीके की होती है कि यहां से ठंडा पानी जो है ऊपर आता है। जब नीचे का पानी, समुद्र के निचले स्तर का पानी ऊपर आता है, तो अपने साथ यह क्या लाता है, फाइटोप्लैंक्टन लाता है। फाइटोप्लैंक्टन मतलब छोटकू एल्गी, ठीक है। और इन एल्गी को खाने के लिए छोटकू जीव बोलते हैं, जिसे जू प्लैंक्टन बोला जाता है। और इन जू प्लैंक्टन को खाने के लिए मछलियां आती हैं भर के, ठीक है, मछलियां आती है भर के, और इन मछलियों को खाने के लिए मांसाहारी लोग टूट पड़ते हैं। दैट मीन्स फिशरी इंडस्ट्री जो है पेरुवियन तट पे खूब ज्यादा डेवलप है। तो ये हो गया नॉर्मल सिचुएशन। अब देखिए, अब एल नीनो के साल में होता क्या है, ठीक है। दो चीजें हैं, फेनोमेना, नॉर्मल फेनोमेना मैंने आपको समझा दिया। अब एल नीनो के वर्ष में क्या होगा आपको मैं समझा रहा हूं। इसमें होता क्या है कि ट्रेड विंड्स जो है किसी तरीके से वीक पड़ जाती हैं। जब वीक पड़ेंगी तो यहां से वार्म वाटर को ये तो पुश करेंगे ही नहीं,
नहीं पुश करेंगी ना, तो ये वार्म वाटर यहीं पे रहेगा। दूसरा जो वार्म वाटर पहले ये पुश करके यहाँ पे इकट्ठा करी थी और यहाँ पे जल स्तर का निम्न है, यहाँ पे हाई है, तो यहाँ से ये वार्म वाटर जो है डिस्प्लेस हो जाता है और यहाँ पे आके एक्यूमुलेशन होने लगता है। तो यहाँ पे अत्यंत ही लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, टोर्नेडो वगैरह आते हैं, साइक्लोन, बहुत ही भयानक तरीके से वर्षा होती है पेरू के तट पे। और चूंकि मछलियां यहाँ पे जब ठंडा सिचुएशन था तो मछलियां थी, लेकिन गर्म सिचुएशन हो गया तो मछलियां कहीं और डाइवर्ट हो जाती हैं, तो पेरू के जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अब होता क्या है, जब ट्रेड विंड यहां से हवा पुश करेंगे ही नहीं, वीक हो जाएगा ट्रेड विंड, तो यहां से जो वार्म वाटर का एक्यूमुलेशन है ये डिस्प्लेस होकर यहां पे आ जाता है और यहां का जो वार्म वाटर है वो यहीं पे होगा, तो काफी ज्यादा यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहां पे आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। बीच बीच में जब ये वार्म वाटर यहां से डिस्प्लेस हो जाती है तो बीच में यदि कहीं कुछ देर ठहराव हो जाता है, मतलब ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, पूरा दिसंबर से शुरुआत होता है एल नीनो का, ठीक है। तो इसीलिए उस दिसंबर में जो है जीसस क्राइस्ट का वर्थ है, तो इसको बोलते हैं छोटकू बच्चा, ठीक है, ब्लेस्ड चाइल्ड। एल नीनो का मतलब देखिए, जो भी लैटिन अमेरिकी देश होते हैं वहां पे स्पेनिश या पुर्तगीज बोली जाती है, तो स्पेनिश में एल नीनो का मतलब होता है छोटकू बच्चा, ठीक है, या ब्लेस्ड चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहां पे ये गर्म हो जाएंगी, गर्म मतलब यहां पे जो संसर्ग में वायु आती है वो गर्म हो जाती है और यहीं पे बारिश वगैरह हो जाती है, तो ये टोटल वॉकआउट सर्कुलेशन है ना, ये कमजोर पड़ जाता है, टूट जाता है। तो ये मतलब एल नीनो के साल में ऐसे इसको दिखाया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने समझ लिया, एल नीनो का साल समझ लिया। अब देखते हैं कि ये भारतीय मॉनसून को किस तरीके से प्रभावित करती हैं, यही हमें समझना था ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब भारतीय मॉनसून का फेनोमेना आपको पता होगा, जो वायु का सर्कुलेशन होता है, जो प्रेशर बिल्ट होता है, आपने देखा होगा जो मेडागास्कर का रीजन है यहां पे होता है हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। यहां पे देखिए एल नीनो के साल में क्या होता है, एल नीनो के साल में मैंने यहां पे बताया कि यहां पे होता है लो प्रेशर, ठीक है, यहां पे हो जाता है हाई प्रेशर। और चूंकि ये पैसिफिक ओशन है, विशाल महासागर है ये, तो यहां पे जो लो प्रेशर है ना, ये बहुत ज्यादा इसकी हाई इंटेंसिटी होती है। क्या होती है? हाई इंटेंसिटी होती है। और ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ये मतलब एल नीनो के साल में ये आपने देखा, पहले नॉर्मल ईयर होता है तो यहां पे लो प्रेशर होता है, यहां पे हाई प्रेशर होता है। जब मतलब एल नीनो का साल हो जाता है तो ये उल्टा हो जाता है, यहां पे लो प्रेशर, यहां पे हाई प्रेशर, जो कि ये हाई प्रेशर की इंटेंसिटी जो है बहुत ही ज्यादा है। एक बात ये आपने समझ लिया। और देखिए हमने ग्लोब को ना ऐसे खोल रखा है, ऐसे मतलब पन्ने के आकार का खोल रखा है, लेकिन जब आप ऐसे ग्लोब पर देखोगे तो ये वाला हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर, ये काफी नजदीक लगेंगे आपको, ठीक है। तो होता क्या है, अब इसमें नॉर्मली जब हम इंडियन मॉनसून में हम देखते हैं कि जो ये हाई प्रेशर है, यहां पे मेडागास्कर के पास हाई प्रेशर बेल्ट है, और ये जो थार डिजर्ट होता है ना, ये काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। मार्च से ये हीट अप होने लगता है, मार्च अप्रैल मई तक खूब ज्यादा हीट होता है। और साथ में ये जो तिब्बतन प्लेटू है, ये भी बहुत ज्यादा हीट होता है। तो यहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो ये लो प्रेशर जो है अपने तरफ यहां से हाई प्रेशर से हवाओं को अपने तरफ खींचेगा, तो इसलिए साउथ वेस्ट मानसून आता है। यहां पे भारत में खूब ज्यादा जो है बारिश वगैरह होती है। अब देखिए, लेकिन यहां पे जब लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया तो इस हाई प्रेशर के बाद दो ऑप्शन, हाई प्रेशर के पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। चूंकि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, पूरा महासागर का कई मतलब लाख स्क्वायर किलोमीटर ये घेरा हुआ है, तो ये जो है ये अपने तरफ भी यहां से हाई प्रेशर बेल्ट से क्या करेगा, हवाओं को अपने तरफ खींचेगा। तो इसके पास दो ऑप्शन, जो हवाएं केवल अब इंडियन कॉन्टिनेंट में जा रही थी, इंडियन मतलब देश में, मतलब हमारा जो देश है उसमें जा रही थी, उनके पास दो ऑप्शन मिल गया। कुछ हवाएं जो है इधर भी चली जाएंगी हाई प्रेशर बेल्ट से। तो ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ केवल एक्यूमुलेशन होता था, हवाएं जो है इधर मूवमेंट करती थी, कुछ हवाओं का विषय पर जो है अब इधर हो जाएगा, और इस तरीके से भारतीय मानसून वीक हो जाता है। और एल नीनो के साल में यहां पे बारिश जो है या तो कम होती है या ना के बराबर होती है, ठीक है। टोटल फेनोमेना आपने समझ लिया। अब देख लेते हैं, चूंकि बारिश कम होगी तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जब बारिश कम होगी
तो इसके बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। एक शोध पत्र के अनुसार बताया गया है कि एल नीनो के बाद पहली तिमाही में ही जीडीपी में क्या होता है 0.15% अंकों तक का सिकुड़ाव देखा जाता है। क्यों? क्योंकि सूखे की स्थिति हो जाती है, कृषि उत्पादन कम होगा। जब कृषि उत्पादन कम होगा, जनसंख्या अधिक है, डिमांड अधिक होगा अनाज का, तो खाने की कीमतों में जो है अनाज की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। जब अनाज की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी तो लोग कमा रहे हैं, वो खाने पीने पे ज्यादा खर्चा होने लगेगा, बजट कम होगा। बजट कम होगा तो जो लोग मतलब जमा करके अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट करते थे, तो उनके पास जब बचत ही नहीं है, सेविंग ही नहीं है, तो अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं शिथिल पड़ जाएगी, सुस्त पड़ जाएगी। इसके साथ गांव के जो लोग हैं, चूंकि हमारा जो ग्रामीण इलाका है मुख्यतः एग्रीग्रियन सोसाइटी है हमारी, तो इसमें गाँव के लोग जो है दूसरे व्यवसाय की ओर बढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और ये प्रवासन करते हैं। प्रवासन की समस्या क्रिएट हो जाती है, ये शहरों की तरफ और कस्बों की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां पे जनसंख्या दबाव होता है वहां पे रुकते हैं, मलिन बस्ती का निर्माण होता है। कहीं भी रुकने की उनकी मतलब क्या करें, मतलब कोई नॉर्मल आदमी गांव से आता है तो वो 10,000 20,000 रुपए देके कहीं रेंट तो नहीं लेगा ना किसी भी बड़े सोसाइटी में, तो वो मलिन बस्तियों में रुकने को मतलब वो हो जाता है, विवश हो जाता है। तो मलिन बस्ती का भी क्या होता है, स्प्रेड होता है। तो ये सारी चीजें आपने देखा कम बारिश होने की वजह से एक एग्रीग्रियन सोसाइटी में, और जो सोसाइटी जहां का एग्रीकल्चर बारिश पे जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो इस तरीके का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देख लीजिए कि अब बिहार में इसका क्या प्रभाव है। आपको पता है कि बिहार की जो नियोजित जनसंख्या है उसकी 80%, उसका 80% पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर में क्या है, इंक्लूड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। साथ में आपको पता होना चाहिए बिहार में जो है 52% जनसंख्या जो है अभी भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंतर्गत आती है। साथ में आपने ये भी जाना होगा कि बिहार के एग्रीकल्चर का योगदान जो है बिहार के जीडीपी में कई सालों से 20% के हिसाब से के बराबर जो है बना हुआ है। जब इतना एग्रीकल्चर का योगदान हो बिहार जैसे स्टेट में, जहां की टोटल सोसाइटी जो है लगभग एग्रीग्रियन सोसाइटी है, सब लोग जो है कृषि पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से जो है डिपेंडेंट है, और यहां पे ये भी अनुमान लगाया जाता है कि जो इंडस्ट्री है, जो स्टार्टअप सिनारियो है, वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में ही हो सकता है। और यदि एल नीनो का वर्ष होता है, बारिश कम होती है, तो किस तरीके का कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन यहां पे पैदा हो सकता है, आप इसका अनुमान लगा सकते हो। और वो जो सिचुएशन हमने ओवरऑल देखा था, सारा सिचुएशन जो है बिहार में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा बिहार का आपका स्टडी। अब देख लेते हैं हमें करना क्या चाहिए, किस तरीके से हमें मतलब इसके लिए तैयार रहना चाहिए एल नीनो के साल के लिए। तो पहली बात, सूखे के बाद जो है एक और स्टडी देख लीजिए, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि सूखे के बाद ग्रामीण महिलाओं के पुरुषों की तुलना में जो है, ग्रामीण महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 7.1% कम नियोजन की होने की संभावना है। मतलब जहां पे 100% नियोजन होता था, उसमें 7.1% महिलाओं की कमी हो जाएगी। इसके साथ साथ पुरुषों की तुलना में महिलाओं के कार्य दिवस में 19% से अधिक की कमी देखी जाती है। जब काम ही नहीं रहेगा तो महिलाओं को कौन काम देगा, बनिस्पत की लोग ये प्रीफर करते हैं कि चलो पुरुषों को ही काम दे दो। इसके साथ साथ पुरुष जो है, जब एग्रीकल्चर पे किसी भी तरीके का प्रभाव पड़ता है, कुप्रभाव पड़ता है, तो पुरुष दूसरे कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, जबकि महिलाएं जो है ऐसा नहीं कर पाती। क्योंकि पुरुष जो है कहीं डिस्प्लेस भी हो सकते हैं, गांवों से शहरों में भी जा सकते हैं, लेकिन महिलाएं जो है अमूमन ऐसा नहीं कर पाती, और उनकी वास्तविक कृषि मजदूरी या आय में जो है 38.1% की भी गिरावट देखी जाती है। तो ये स्टडी है, जो यदि कम बारिश होती है, एग्रीकल्चर पे किसी भी तरीके का कुप्रभाव पड़ता है, तो उसका हमने एक स्टडी देख लिया। अब देखिए हमें आगे करना क्या चाहिए, किन किन तरीकों से हमें तैयारी करना चाहिए इनसे बचने के लिए। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन में देखिए 2016 में नेचर पत्रिका में एक मतलब स्टडी आई थी, जिसमें बताया गया था कि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन और साथ में एल नीनो का फ्रीक्वेंसी अधिक बढ़ जाना, जब दोनों की इंटेंसिटी में, जब ये दोनों मिलेंगे तो जो कैटास्ट्रोफिक इंटेंसिटी होगी, उसका जो प्रभाव होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। तो हमें कई तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता है। वे तैयारियां कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूं। देखिए
कृषि में विपरीत स्थितियों और प्रतिकूल मौसम का सामना करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो है ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ फसल में विविधता और जरूरत के हिसाब से बदलाव करने की भी जरूरत है। ऐसा कहा जा रहा है ना कि मान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन होता है, सूखे की स्थिति होती है, खूब बारिश होती है। चलिए यहाँ पे एल नीनो के साल में सूखे की स्थिति हो गई, अगर खूब बारिश हुई तो क्या, तो ऐसे फसलों को इन्वेंट करा जाए, उस पर रिसर्च करा जाए, ऐसे जेनेटिक मॉडिफाई किया जाए फसलों को कि सूखे की स्थिति में भी वे फल फूल जाएं और जो बारिश की स्थिति होती है, अधिक बारिश होती है, उसमें भी फल फूल जाएं। इसके साथ साथ किसानों को कृषि केंद्रों, विशेषज्ञों और मौसम वैज्ञानिकों से जुड़ के काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये आपको टेक्निकल जानकारी देंगे कि इस साल बारिश कम होगी या अधिक बारिश होगी, तो उस साल अपने फसल प्रतिरूप में आप उसकी विविधता में जो है बदलाव कर सकते हो। कृषि को आम किसानों के लिए लाभप्रद बनाने की जरूरत है। इसके साथ साथ कृषि प्रसंस्करण में भी सुधार करना चाहिए। मान लीजिए कि हम एक साल खूब ज्यादा गेहूं उत्पादन करते हैं उसका, तो आपने देखा होगा कि कई सारों FCI के मंडियों में जो है गेहूं सड़ जाते हैं बारिश के पानी में, या खुले जो है धूप, गर्मी, बरसात सह के जो है बर्बाद हो जाते हैं, उनका न्यूट्रिशन लेवल कम हो जाता है। तो उसको यदि प्रसंस्कृति उसको मॉडिफाई किया जाए, उसका प्रसंस्करण किया जाए, तो वो आने वाले समय में ऐसे विभत्स सिचुएशन में भी वो काम दे सकते हैं किसी अन्य रूप में। ठीक है, इसके साथ साथ जल संरक्षण करने और प्रदूषण रोकने के जो है सभी संभव उपाय किसानों को करने चाहिए। जल संरक्षण मतलब यदि मान लीजिए वर्षा कम होती है तो जो हम रिजर्वॉयर बनाते हैं जल का, वहां से जो है हम पानी ले सकें सिंचाई के लिए। इसके साथ साथ फसल बीमा सुविधा भी इसको चाक चौबंद करना चाहिए, इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इसके साथ साथ स्थानीय प्रकृति, जल संसाधन उपलब्धता और बाजार के अनुरूप खेती जो है जरूरी है। तो ये सारे उपाय हैं कुछ, इसको करके हम सूखे की स्थिति या जो भी कुप्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पे, उसे निपटने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अब मैंने सारी चीजें आपको समझा दी होंगी। आपने बहुत धैर्य तक मुझे लास्ट तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय।